नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन वैदिक सभ्यता के अंदर सप्त सिंधु प्रदेश की बात कर रहे थे और अपन ने सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों की चर्चा की। आज अपन उससे आगे बात करते हैं उन 7 नदियों के पौराणिक नाम क्या है। बहुत बार आपसे पूछे भी जाते हैं परीक्षा के अंदर कि इस नदी का नाम या पौराणिक नाम क्या है। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों के नाम देखे थे और इन नदियों का उल्लेख कहाँ पर आ रखा है, ऋग्वेद के अंदर जो आपके नदी सूक्त है, नदी सूक्त, उसके अंदर 21 नदियों का वर्णन है। इन 21 नदियों के वर्णन के अंदर सबसे पहली नदी का जो वर्णन है वो है गंगा नदी, और जो सबसे अंतिम में नदी है उसका वर्णन है गोमल नदी। कौन सी है? गोमल नदी। ये अपने अफगानिस्तान में बहने वाली नदी है। वो क्षेत्र उस समय वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही आता था। तो इन 2 नदियों का वर्णन, पहली कुल 21 नदियों का वर्णन है, उसमें से पहली नदी गंगा नदी, अंतिम नदी है गोमल नदी। वर्तमान में जिस प्रकार गंगा नदी पवित्र है उस प्रकार उस काल के अंदर वो गंगा नदी पवित्र नहीं थी। वो उस समय सीमा रेखा को बताने के लिए बता रहे हैं कि सबसे आपके पूर्व के अंदर गंगा नदी है और पश्चिम में कौन सी नदी है? गोमल नदी है। तो अपने को इन 6 नदियों या 7 नदियों का जो देखना है वो देखना है। एक बार वापस उसी चित्र की सहायता से अपन देखते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद में उसकी एक सहायक नदी कौन सी थी आपके? चिनाब नदी। और चिनाब नदी के ऊपरी सिरे से आ रही थी आपके झेलम नदी, नीचे वाले सिरे से रावी नदी, और एक यहाँ से और नदी आ रही थी जिसका नाम था सतलज नदी, और एक यहाँ पर इस प्रकार नदी आ रही थी व्यास नदी। पहले इन 6 नदियों के नाम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सिंधु, सिंधु का नाम सिंधु अथवा सिंध नदी मिलता है। सिंध क्षेत्र के अंदर बहने के कारण इसका नाम क्या हो गया? सिंध नदी। जो चिनाब नदी है इसका नाम मिलता है अस्किनी, अस्किनी नदी। अस्किनी नदी की एक सहायक नदी मिलती है वीतस्ता नदी। कौन सी नदी मिलती है? वीतस्ता नदी। यानी झेलम का नाम क्या हो गया? वीतस्ता नदी। रावी नदी का नाम है पौरुषणी या पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी। उसके बाद में व्यास नदी, विपाशा। व्यास नदी का क्या नाम हो गया? विपाशा नदी। सतलज नदी का नाम था सतुद्री, सतुद्री नदी। और अपन ने एक नदी इस प्रकार भी बनाई थी और जिसका नाम अपन ने रखा था घग्गर नदी, जिसका पौराणिक नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी इस काल की सबसे पवित्र नदी थी, जिसे नदी तमे, देवी तमे और अम्बे तमे भी कहा गया है। ये सबसे पवित्र नदी थी और सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी थी। पवित्र और प्रमुख में बहुत अंतर होता है। पवित्र नदी है, जैसे अभी एक चंबल में रहने वाला व्यक्ति है वो कहेगा पवित्र नदी तो गंगा नदी है, लेकिन गंगा नदी मेरे हमेशा काम नहीं आ रही है, मेरे उपजाऊ के लिए काम आने वाली नदी तो चंबल नदी है। तो चंबल नदी उसके लिए प्रमुख नदी होगी और गंगा नदी उसके लिए पवित्र नदी होगी। उसी प्रकार जो यहाँ पर वैदिक सभ्यता वाले लोग थे जो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानते थे, लेकिन इनकी सबसे प्रमुख नदी थी वो कौन सी थी? सिंधु नदी। तो ये तो हो गए इनका नामकरण, ये 7 नदियां और 7 नदियों के पौराणिक नाम। एक सदा नीरा नदी, एक और नाम आता है सदा नीरा नदी। सदा नीरा जो यहाँ पर गंगा की एक रेखा है, गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। ये सदा नीरा नदी कहलाती थी। तो अपने ये नाम हो गए, मुख्यतः यही पूछे जाते हैं। सिंधु नदी, सिंधु या सिंध
नदी, झेलम वितस्ता नदी, चिनाव अस्किनी नदी, रावी पोरोसनी नदी, उसके बाद व्यास विपाशा नदी और सतलज सतुद्री नदी। और ये हो गया घग्गर, जो वर्तमान के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि भूमिगत हो गई है, घग्गर या सरस्वती नदी। ये अपने उस काल की प्रमुख 7 नदियां थी, या अपन ये कह सकते हैं सप्त सिंधु प्रदेश की नदियां, सप्त सिंधु प्रदेश की नदियां। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। सतलज नदी का सतुद्री नाम है, व्यास नदी का विपाशा, रावी नदी की पौरुषनी, चिनाव का अस्किनी, झेलम का वितस्ता नदी और सिंधु का सिंध या सिंध नदी। तो ये तो नाम हो गए इनके पौराणिक नाम। अब अपन आगे देखते हैं ऋग्वेद के अंदर और क्या क्या आ रखा है, जिनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ऋग्वेद में कुछ ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न जो आपकी किताब के अंदर दे रखे हैं, जिनसे एक एक नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। इनके अलावा अन्य वेदों से बनने के चांस थोड़े से कम है, क्योंकि ज्यादा विस्तार से आपकी किताब के अंदर नहीं दे रखा है। ऋग्वेद में जो जो बातें दे रखी है वो देख लेते हैं। ऋग्वेद में किस किस का उल्लेख आ रखा है। ऋग्वेद के अंदर यहाँ पर 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल, 1028 सूक्त है। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त और 10 मंडल। मंडलों से काफी प्रश्न आते हैं। आपको सारे 10 मंडल याद नहीं करने हैं, आपको एक तो तीसरा मंडल याद कर लो, जिसमें से एक प्रमुख एक बात याद करनी है। एक आपके 7वें मंडल में से बात याद करेंगे, एक आपके 9वें मंडल से बात करेंगे और एक आपकी याद करेंगे 10वें मंडल से। केवल ये 4 ही मंडल है जिनसे आप थोड़ी एक एक बात याद कर लेना। सबसे पहले तीसरे मंडल में क्या रखा है? गायत्री मंत्र। किसने बनाया था? विश्वामित्र ने। किसकी आराधना के लिए बनाया था या किसको समर्पित किया है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य की उपासना हेतु बनाया गया है, सूर्य को समर्पित है। ये तो हो गया कौन से मंडल के अंदर है? तीसरे मंडल के अंदर है। 7वें मंडल के अंदर क्या आया हुआ है? 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध का वर्णन, 10 राज्य युद्ध का वर्णन। अब देखो ये 10 राज्य युद्ध क्या थे? 10 राज्य युद्ध के अंदर उस समय यहाँ का शासक था एक सुदास। सुदास ने क्या किया? अपना एक पुरोहित था। क्या था? पुरोहित। आपको पता है पुरोहित बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। उस पुरोहित पद पर पहले कौन बैठा था? विश्वामित्र बैठा था। विश्वामित्र को हटाकर किसे बना लिया अपना पुरोहित? वशिष्ठ को। किसको बना लिया? वशिष्ठ को बना लिया। अब विश्वामित्र ने उस समय 5 जन थे। उस समय कितने जन थे? 5 जन के शासकों के पास में गया और अपनी दया याचना की कि भाई मेरे साथ में ऐसा हो गया, सुदास ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आप मेरे साथ मिलकर सुदास को पराजित करो और मेरे को वापस पुरोहित पद दिलवाओ। ये पुरोहित उस समय पद हुआ करता था। तो यहाँ पर क्या होता है? ये 5 जन और 5 ये तो आर्य जन थे और अन्य 5 जन के साथ में विश्वामित्र मिलकर सुदास से युद्ध करते हैं, जिसमें विजय कौन होता है? ये ही यानी सुदास विजेता बनता है और ये सारे 10 जने या 10 जो जन थे वो हार जाते हैं और इसी को कहते हैं 10 राज्य युद्ध। इसके अंदर विजेता कौन बना था? विजेता बना था आपके सुदास। बस कहानी याद रख लो और कुछ इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। बस यहाँ पर विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को बनाया था, इसलिए 10 राज्य युद्ध हुआ था। इसमें विजेता कौन बना था? विजेता तो सुदास ही रहा था। 9वें मंडल के अंदर क्या रखा है? सोमरस। सोमरस, सोमरस का वर्णन कहां पर आ रखा है? 9वें मंडल। ये सोमरस कहां पर मिलता था? मुंजवत पहाड़ी, वर्तमान जम्मू कश्मीर।
यानी हिमालय की पहाड़ी है एक मुंजवत पहाड़ी, वहां से सोमरस, ये पेय पदार्थ था इनका, वो यहां से मिलता था। इसको सोमरस मंडल भी कहते हैं क्योंकि सोमरस का उल्लेख आ रखा है। 10वें मंडल के अंदर क्या है, आपको 10वें मंडल के अंदर केवल एक ही बात याद रखनी है कि चतुष्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, चतुष्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां पर आ रखा है, 10वें मंडल के अंदर। और 10वें मंडल के अंदर भी पूछ लिया जाए कहां पर आ रखा है, तो पुरुष सूक्त के अंदर आ रखा है। कहां आ रखा है, पुरुष सूक्त के अंदर। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर चतुष्वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्णों की व्यवस्था का उल्लेख आ रखा है। किस में आ रखा है, पुरुष सूक्त के अंदर आ रखा है। किस मंडल के अंदर आ रखा है, 10वें मंडल के अंदर आ रखा है, जिसमें क्या है, एक आदि पुरुष है। और क्या हो सकता है, आदि पुरुष, अपन ने उसको नाम दे दिया ब्रह्मा, यानी जिससे अपन सभी उत्पत्ति मानते हैं। इस आदि पुरुष से अलग अलग स्थानों से, जैसे मुख से और भुजा से और जंघा से और पैर से, यानी पैर को एक अन्य नाम भी दिया गया है पाद, तो इनसे अलग अलग व्यक्तियों की रचना हुई। मुख से ब्राह्मण की रचना हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की रचना हुई, जंघा से वैश्यों की रचना हुई और पैर से शूद्रों की रचना हुई। तो ये चतुष्वर्ण व्यवस्था कहां पर आ रखी है, आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो ये पुरुष सूक्त है उसके अंदर आ रखी है कि आदि पुरुष या ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से आपके वैश्य और पैरों से शूद्रों की रचना होती है। ये कहां पर आ रखा है, आपसे ये सीधा प्रश्न ये पूछा जाएगा, चतुष्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस सूक्त के अंदर आ रखा है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर चतुष्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आ रखा है, जिसके अंदर मुख से, किसके मुख से, आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से कौन हुए, ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और शूद्र कहां से हुए, पैरों से उत्पन्न हो रखे। तो ये था आपके ऋग्वेद के अंदर प्रमुख जो फैक्ट दे रखे थे आपकी किताब के अंदर। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, तीसरे के अंदर गायत्री मंत्र, 7वें के अंदर दशराज्य युद्ध, 9वें के अंदर सोमरस, इसका निर्माण अंगिरा ऋषि ने किया है, अंगिरा ऋषि के द्वारा निर्मित। और 10वां मंडल है जिसके अंदर पुरुष सूक्त के अंदर चतुष्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजा, जंघा, पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उद्भव हुआ था। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने। अब देखो अपन आगे चलते हैं। अब यहां पर अपन देखते हैं कि जो ये वैदिक काल था इसका संचालन किस प्रकार होता था। जब अपन ने यहाँ पर 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया है तो अपने को एक बात तो पता चल गई, यहाँ पर राजा होता था और राजा के साथ साथ में अपन ने देखा था 5 जन मिलकर, तो इसका मतलब अलग अलग राज्य भी होते थे। तो अपने के दिमाग में ये बात आई कि सिंधु सभ्यता में तो अपन ने ऐसा कुछ नहीं देखा था, यहाँ पर देखा है तो क्या यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था अलग थी। तो यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को अपन ने 5 भागों में विभक्त कर रखा था। सबसे बड़ी व्यवस्था थी वो राष्ट्र थी, राष्ट्र के अंदर आते थे आपके जन, और सबसे छोटी व्यवस्था थी वो थी आपके कुल। इस प्रकार ये व्यवस्थाएं चलती थी। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं आपकी राजनीतिक व्यवस्था। जब राजा है तो यहाँ पर कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी। तो सबसे बड़ी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो थी आपके राष्ट्र। राष्ट्र में अपन लिख सकते हैं सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था, ये सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी। और इसके जो सर्वे सर्वा होते थे वो क्या कहलाते थे, राजा। तो इसका मतलब राष्ट्र का सर्वे सर्वा कौन हो गया, राजा। राष्ट्र सबसे बड़ा था तो इससे छोटा था आपके जन। इससे छोटा क्या था, यानी राष्ट्र अनेक जनों में विभक्त था और जो ये जन हैं वो बहुत सारे
विश्व में विभक्त था और विंश ग्रामों में विभक्त थे और ग्राम थे जो कुल के अंदर विभक्त था। ये सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। कौन सी थी राजनीतिक सबसे छोटी इकाई? कुल। सबसे बड़ी कौन सा था? राष्ट्र कुल। आगे धीरे धीरे जनों ने अपना स्वरूप बड़ा किया और महाजनपद बन गए। पहले जन से जनपद बना और जनपद से जो ये राष्ट्र शब्द है यही धीरे धीरे जनपद के अंदर परिवर्तित हुआ और फिर और धीरे कालांतर में जब ये और बड़ा हो गया तो इसका नाम क्या हो गया? महाजनपद हो गया। इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन देखते हैं राष्ट्र का जो सर्वे सर्वा होता था राजा, और जो कुल का सर्वे सर्वा होता था वो कहलाता था कुलप। यानी अपन ये कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई कौन हो गया? कुल हो गया। ये तो सबसे छोटी इकाई थी। और सबसे बड़ी इकाई कौन हो गई? राष्ट्र का सबसे बड़ा सर्वे सर्वा अपन ये कह सकते हैं राजा था। और उसी प्रकार जो कुल का सबसे सर्वे सर्वा होता था उसे क्या कह देते थे? कुलप कहते थे। और अब अपने बात आती है ग्राम का, ग्रामीणी। ग्राम का कौन होता था? ग्रामीणी। ग्रामणी भी हो सकता है, ग्रामणी या ग्रामीणी। और विंश का होता था विंशपति। जन का होता था गोप। ये इनके सर्वे सर्वा होते थे। यानी कुल का कुलप, ग्राम का ग्रामीणी, विंश का विंशपति, जन का गोप और राष्ट्र का कौन होता था? राजा। ये इनके सर्वे सर्वा या अपन ये कह सकते हैं जो प्रमुख होते थे उनके नाम थे। राजा, गोप, विंशपति, ग्रामीणी, कुलप। राष्ट्र कई जनों में विभक्त था, जन कई विंश में विभक्त था, विंश कई ग्रामों में विभक्त थी और ग्राम कई कुल में विभक्त था। कुल सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी और राष्ट्र सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। कुल का जो प्रमुख होता था कुलप कहलाता था, ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी, विंश का प्रमुख विंशपति, जन का प्रमुख गोप और राष्ट्र का प्रमुख कौन होता था? राजा। तो ये तो हो गए। यहाँ पर राजा होता था वो निरंकुश होता था, निरंकुश होता था। साथ ही वंशानुगत होता था, वंशानुगत होता था। निरंकुश और वंशानुगत, निरंकुश भी होता था और वंशानुगत भी होता था। वंशानुगत का मतलब क्या हो गया? राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है, वही अगला राजा बनेगा। अगर ये बात ऋग्वेद के अंदर भी आ रखी है, ज्येष्ठ पुत्र अगर अयोग्य है, अगर वहां पर उसके शारीरिक अंग कोई विवत्स है तो अन्य किसी को भी, राजकुमार को भी शासक बनाया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं, जब राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं और इसके निरंकुशता की बात करते हैं तो केवल राजा तो यहाँ पर शासन चलाता नहीं होगा, कोई राजनीतिक संस्थाएं भी होगी जो शासन चलाती थी। तो यहाँ अपन देखते हैं प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी। दो राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख आता है, एक तो आता है सभा और एक आती है आपके समिति। ये दो राजनीतिक संस्थाएं उस समय कार्य करती थी। क्या होता था सभा और समिति के अंदर? सभा और समिति में राज्य के कुछ विशिष्ट व्यक्ति रहते थे और साथ के अंदर शासक भी यही रहता था। पूर्ण रूप से निरंकुश होने के बावजूद भी शासक होता था, सभा और समिति की गई फैसलों को सहमति देता था। तो सभा और समिति के अंदर जो फैसले होते हैं वो राजा भी मानता था। अब अपन देखते हैं सभा और समिति क्या है। सभा है जो विशिष्ट जन या जो सुजात है। सुजात का मतलब क्या होता है? विशिष्ट जनों से ही शब्द लिया गया है सुजात। इनकी सभा थी और समिति थी, उसमें आम जनता की सभा। अगर सामान्य जनता है वो यहाँ पर लिए जाते, वो किस में लिए जाते थे? समिति के अंदर लिए जाते थे। और सभा के अंदर कौन आते थे? विशिष्ट जन आते थे। विशिष्ट जन के अंदर कौन कौन थे? भाई पुरोहित हो गया, उसका सेनानी हो गया यानी सेनापति प्रमुख हो गया, उसके मंत्री हो गए। ये सभी किसके अंदर बैठते थे? सभा के अंदर हुए। कोई वृद्ध व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति हो गया। वयोवृद्ध का मतलब क्या हो गया? जिसके पास ही बहुत सारा अनुभव है,
शासन चलाने का बहुत सारा अनुभव है, वो भी इसी के साथ में होता था। समिति के अंदर आम जनता होती थी, तो ये क्या हो गई, आम सभा हो गई। इसमें जनप्रतिनिधि यानी जनता के प्रतिनिधि होते थे, जनता की समस्याओं का निवारण समिति के अंदर होता था। राजा था, इसका भी सदस्य था, और राजा इसका भी सदस्य था। यहां ध्यान रखना, ये क्या है, सदस्य। राजा इन दोनों का ही क्या था, सदस्य था। यानी राजा भी आम जनता के साथ में ही बैठता था, राजा इनका सदस्य था। निरंकुश होने के बावजूद भी सभा व समिति की बातें राजा को माननी अनिवार्य थी। तो ये हो गया सभा और समिति। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं जो अपने को मृदभांड मिले हैं इस काल के, उनके रंग के अनुसार, उनके रंगों के अनुसार उन्हें किस प्रकार विभक्त करते हैं। अपन ने देखा था यहाँ पर अपन ने अपने जो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से दो भागों में विभाजित किया है, एक तो किया है ऋग्वैदिक काल और एक किया है उत्तर ऋग्वैदिक काल। चलो दोनों को लिख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल समय बताइए, और दूसरा हो जाएगा उत्तर ऋग्वैदिक काल, इसका भी समय बताइए। इसका अपन ने कुल तो कितने लिए थे, 1500 से 600, तो यहां पर हो गया 1500 और यहां हो जाएगा अंतिम में 600, यहां पर 1000 और यहां पर भी 1000, चारों ईस्वी पूर्व है ही है। तो ये इनका हो गया आपके समय। अब अपन देखते हैं रंगों का भेद। तो यहां पर ऋग्वैदिक काल के मृदभांड क्या मिले हैं, मृदभांड मिट्टी के बर्तन किस रंग के मिले हैं, गेरुए रंग के मिले हैं। गेरुए रंग के मृदभांड किस काल की विशेषता थी, ऋग्वैदिक काल की विशेषता थी। और चित्रित धूसर जो मृदभांड थे वो किस काल की विशेषता थी, उत्तर ऋग्वैदिक काल की। चित्रित धूसर जो मृदभांड प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, वो किस काल के थे, उत्तर ऋग्वैदिक काल के थे। और जो गेरुए रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो ऋग्वैदिक काल के थे। अब अपन बात करते हैं वेदों के अलावा और अपने को क्या मिला है, जो पुराण मिले हैं। पुराण अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। घटनाओं का क्या किया गया है, क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। वैसे तो पुराणों की संख्या 18 बताई जाती है, लेकिन अपने अध्ययन की दृष्टि से या अपन ने देखते हैं अपनी किताब की दृष्टि से प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं, तो मत्स्य पुराण, हालांकि इनकी चर्चा पहले भी कर सके हैं, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण और अंतरिक्ष पुराण, ये प्रमुख पुराण है। और अगर इनके रचयिता की बात करें, रचयिता कौन कौन है, उग्र सर्वा ऋषि। कौन है, उग्र सर्वा ऋषि। और एक और ऋषि का नाम आता है लोम हर्ष ऋषि। ये इनके क्या हो गए, रचयिता हो गए। पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि इनमें घटनाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है। इस घटना के बाद ये हुई, तो घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, वो इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम आता है। तो अपने ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो कौन से हो गए, पुराण। वैसे तो बहुत सारे पुराण है, लेकिन अपने को प्रमुख पुराणों के नाम याद रखने, मत्स्य, विष्णु, भागवत, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष पुराण। रचयिता के नाम देखें तो दो रचयिताओं के नाम आते हैं, उग्र सर्वा ऋषि और लोम हर्ष ऋषि। उग्र सर्वा ऋषि और लोम हर्ष ऋषि। अब आप अपने आगे आएगा एक, ये तो हो गया अपने जो वैदिक काल कंप्लीट हो गया। अब आगे एक काल की बात करेंगे जिसके अंदर आएगा आपके महाकाव्य काल। कौन सा आएगा, महाकाव्य काल, जिसकी चर्चा अपन करेंगे कल।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।